सरकारी योजनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए आज ये सदन जुटा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आदर करता हूँ। बजट पे हुई चर्चा का जवाब देते समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब चंद जी की तरफ इंगित करके कहा था कि आप बहुत आंकड़ेबाजी करते हो, इतने आंकड़ों में मत जाओ। तो चूँकि मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूँ आदरणीय अशोक गहलोत साहब का, तो मैं उनकी बात को मानते हुए आंकड़ों पर नहीं जाऊँगा। आंकड़ों के बारे में काफ़ी चर्चा मुझसे पहले अजमेर से आने वाली माननीय विधायक कर चुकी, जैसलमेर से आने वाले माननीय विधायक कर चुके हैं, और जो कुछ बचेगा वो हमारे रामगंज मंडी से आने वाले विधायक कंक्लूड करेंगे। मैं आंकड़ों पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सब योजनाएं क्यों चलानी पड़ रही है, मैं इस विषय पर आना चाहता हूँ। सभापति महोदय, जब देश आज़ाद हुआ और तब हमारे नेतृत्व ने इस देश को एक अधिनायकवादी देश नहीं बनाया, एक प्रजातांत्रिक देश घोषित किया और उसमें भी एक वेलफेयर स्टेट का दर्जा दिया। वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी सरकार, कल्याणकारी शासन जिसमें सबका कल्याण हो। उसी भावना के अनुरूप हमारा संविधान बना और संविधान के प्रियम्बल में ही ये लक्ष्य हमारा निर्धारित किया गया कि हमको समानता भी देनी है, हमको न्याय भी देना है। समानता, स्टेटस की समानता, स्तर की समानता, कोई ऊपर बैठ रहा है, कोई नीचे बैठना पड़ रहा है किसी को, वो नहीं हो। स्टेटस की समानता हो, अवसर की समानता, व्यापार करना है, नौकरी करनी है, शिक्षा प्राप्त करनी है और भी कुछ करना है तो उसके लिए अवसर की समानता हो, और उससे भी अधिक आत्मसम्मान की जो समानता है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, उसकी रक्षा की जो समानता है, उसकी रक्षा के अधिकार की मैंने जो समानता दी। और ऐसे न्याय देने की जब बात आई तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर प्रकार से न्याय मिले व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को। प्रत्येक नागरिक, ऊंचा है, नीचा है, छोटा है, बड़ा है, पैसे वाला है, गरीब है, उससे मतलब नहीं, प्रत्येक नागरिक को यह सब चीज़ें देने का हमने इस देश की जनता से वादा किया था अपने संविधान के माध्यम से, संविधान के प्रियम्बल के माध्यम से। ये सब वो भी क्यों करना पड़ा? क्योंकि हजारों साल तक इस देश में भेदभाव चले, हजारों साल तक चले भेदभाव के कारण कुछ लोग पीछे रह गए, पिछड़ गए, वंचित रह गए। उसमें यदि कोई शारीरिक कारण होता कि किसी की आंखें नहीं है, भगवान ने आंखें दी नहीं, या बाद में दृष्टि चली गई और वो पीछे रह गया, वो एक अलग कैटेगरी हो गई। कोई जंगलों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, मुख्य धारा से ज़्यादा संपर्क में नहीं थे, तो उनकी शिक्षा दीक्षा वैसे नहीं हो पाई उनकी, तो वो लोग उस कारण से पिछड़ गए। ऐसे ही और भी कोई छोटा मोटा कारण हो सकता है, आर्थिक कारण से पीछे रह गए, कम कमाई थी, ज़मीन कम थी, बड़े ज़मीन 100 बीघा वाले के तुलना में 5 बीघा वाला पिछड़ सकता है, वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन जो चौथा कारण जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मानव निर्मित कारण था। हमारे पूर्वजों ने हमारे समाज के एक वर्ग को मानव मानने से भी इनकार कर दिया, मानवीय व्यवहार उनके साथ करना बंद कर दिया, पशुओं से भी गया बीता व्यवहार उनके साथ करना शुरू कर दिया। गली का कुत्ता घर के अंदर घुस जाए तो चल जाए, लेकिन किसी जाति विशेष का लड़का, आदमी, औरत घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देश में निर्माण हुई और उसके कारण से कई लोग वंचित रह गए, पीछे रह गए, पिछड़ गए, और उनका ना आर्थिक विकास हो पाया, ना उनका सामाजिक विकास हो पाया, ना उनका शैक्षणिक विकास हो पाया। हर तरह से उनको नुकसान हुआ और जो कुछ भी मिल सकता था समाज में एक नागरिक के नाते, वो भी रुक गया। एक शेर याद आ रहा है मुझे कि यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं सभी नदियाँ, यहाँ तक आते आते सूख जाती है सभी नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा।
उस बहते हुए पानी को भी, स्वाभाविक मिलने वाले लाभ को भी रोक दिया गया, वंचित कर दिया गया। तुम क्लास में नहीं जा सकते, तुम स्कूल में नहीं जा सकते, तुम मंदिर में नहीं जा सकते, तुम यहाँ नहीं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। उस सारी सुविधाओं को, अधिकारों को रोक दिया गया दुर्भावनापूर्वक। और उसके कारण से सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से तो पिछड़े ही, शारीरिक रूप से आहत हुए वो भी हुए, लेकिन सभापति महोदय उससे ज़्यादा आहत हमारे दिल हुए थे, हमारी भावनाएं हुई थी, हमारा हृदय ज़्यादा आघातित हुआ था। और उसकी मरहम पट्टी का कोई व्यवस्था नहीं सोची गई। और उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान निर्माण के दौरान भी और अपने सामाजिक गतिविधियों के दौरान भी उन्होंने देश को जो संदेश दिया, सबको समान रखिए, सबको सम्मान दीजिए, ये जो उन्होंने दृष्टि देश के सामने रखी। और उसका उन्होंने रास्ता भी बताया। समता हमारा लक्ष्य है, इक्वलिटी, समता हमारा लक्ष्य है। और उसका रास्ता उन्होंने बताया बंधुभाव, लड़ाई झगड़ा नहीं, लाठी गोली बंदूक नहीं, संघर्ष नहीं, बंधुभाव को उन्होंने रास्ता बताया। बंधुभाव से उत्पन्न हुई समता ही स्थायी होगी। डंडे के जोर से, लाठी के जोर से, गोली के, बंदूक तोप के जोर से या किसी कानून के डर से जो समता आएगी, वो समता स्थायी नहीं होगी। जब तक उस कानून का डर है तब तक वो समता का भाव रहेगा। कानून का डर निकला, जमानत हो गई, वो भाव भी तिरोहित हो गया। तो जो वास्तविक समता जो उत्पन्न होनी थी वो बंधु भाव से उत्पन्न होनी थी। और इसलिए आज जब हम इस सारी योजनाओं के बारे में विचार कर रहे हैं, क्या हमारी योजना इस लायक है, इतनी सक्षम है कि उस बंधु भाव को पैदा कर रही है, उस समता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो पा रही है, या फिर आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से तो समता आ रही है, लेकिन जो गहरे घाव दिलों के अंदर लगे हुए हैं उन पर मरहम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से, इन सारे क्रियाकलापों के माध्यम से, हमारे भाषणों के माध्यम से भी, हमारे लेखन के माध्यम से भी, यदि वो घाव नहीं भर रहे हैं और वो गैप जो दूरी बन गई है, वो खाई यदि नहीं पट रही है, तो इन सब चीज़ों का कोई लाभ नहीं, कोई उपयोग नहीं। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभापति महोदय सरकार से कि इन योजनाओं को क्रियान्वित करते समय, योजनाएं बनाते समय, योजनाओं को क्रियान्वित करते समय उस समता के भाव को प्रमुखता दी जाए, उस दूरी को कम करने के प्रयास किए जाए और उस खाई को पाटने के प्रयास किए जाए जो हजारों साल की हमारी गलतियों के कारण पैदा हो गई। और हम अपने होते हुए भी एक दूसरे के लिए पराये हो गए, अपने होते हुए भी एक दूसरे के लिए दुश्मन हो गए। उस परिस्थिति से हमको निकालना, इस समाज को मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, दिमागों में से वो कचरा निकालना है। अभी अजमेर से आने वाली माननीय विधायक कह रही थी कि शहरों में तो छुआछूत समाप्त हो गई, बहुत हद तक समाप्त हो गई, गाँव में भी सिमट रही है, कम हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने मेरे बचपन में जो कुछ भुगता है मेरे बच्चों को नहीं भुगतना पड़ रहा। मेरे पिताजी ने जो भुगता वो मुझसे भी ज़्यादा था, लेकिन मेरे बच्चों को उसके मुकाबले बहुत कम भुगतना पड़ रहा है, नहीं के बराबर भुगतना पड़ रहा है। शारीरिक छुआछूत गाँव, लेकिन अभी तक वैचारिक छुआछूत जारी है। हमारे विचार अभी तक शुद्ध नहीं हुए। मन से हम एक दूसरे को स्वीकार करने को तैयार नहीं हो। मैं एक दूसरे दोनों को कह रहा हूँ, मैं अकेले उच्च वर्ग पे ये आरोप नहीं लगा रहा कि आप उनको नज़दीक नहीं ला रहे। हम लोगों में भी, अनुसूचित जाति वर्ग में भी, अनुसूचित जनजाति वर्ग में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस खाई को पटने देना नहीं चाहते, वो उस खाई को और चौड़े बनाए रखना चाहते हैं। उनको भी अपना मन शुद्ध करना होगा, उनको भी अपने दिमाग साफ करने से ताली एक हाथ से नहीं बजती। दोनों तरफ से मन पवित्र हो, आत्मीयता के साथ सच्चे मन से दोनों आगे बढ़े और बंधु भाव को वास्तव में पैदा करे और उस बंधु भाव के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर के दिए हुए लक्ष्य समता को प्राप्त करें। तब जाके हम इस देश के लिए एक उपयोगी ऐसा शांति का वातावरण
और बंधुभाव का वातावरण, आत्मीयता का वातावरण हम दे पाएंगे। वो यदि हम दे पाते हैं तो ही इन सब का लाभ होगा। आरक्षण की भी व्यवस्था है, सारी पदोन्नतियों की भी व्यवस्था है, बहुत सारी छात्रवृत्तियों की भी व्यवस्था है, आपके बहुत सारी योजनाएं हैं। उन सारी योजनाओं में भी लागू करते समय जिस अधिकारी को वो लागू करनी है उसका यदि दिमाग साफ नहीं है, उसमें कचरा भरा हुआ है, मन साफ नहीं है, तो उस लागू करने में कोताही कर जाता है, कागजी कार्रवाई तो पूरी कर लेता है, वास्तविक हित लाभ नहीं पहुंचने देता वास्तविक लाभार्थी तक। ये होता है, आज भी होते हुए हम देखते हैं। कैसे टालना, पूरा लाभ नहीं देना, आधा अधूरा देना, नहीं देना, वंचित कर देना, प्रयास करते हुए दिखना पर प्रयास करना नहीं, ये तब होता है जब मन का कचरा नहीं निकला होता है, जब दिमाग साफ नहीं हुए होते हैं। तो सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, मैं पहले भी निवेदन किया है कि मैं आंकड़ेबाजी में ज़्यादा नहीं पढ़ता, मैं कुछ सैद्धांतिक मुद्दों पे बात करने की कोशिश करता हूँ। ये राजस्थान के सबसे बड़ी सभा है जिसमें चुने हुए 200 लोग बैठे हैं और उन 200 लोगों का समाज में कितना प्रभाव है वो हमको पता है। हम लोग जैसा आगे जाके करेंगे या करते हुए दिखेंगे वैसा दूसरे लोग करेंगे। तो मेरा सबसे निवेदन है, हम अपने दिमागों का कचरा निकालें, हम इस समता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बंधुभाव के मार्ग को ईमानदारी से अपनाएं, तन मन से अपनाएं, और उसके लिए जो भी प्रयास करना आवश्यक है, चाहे प्रशासनिक दृष्टि से करना है, सामाजिक दृष्टि से करना है, शैक्षणिक दृष्टि से करना है, आर्थिक जगत में करना है, जो भी उसके लिए प्रयास करना आवश्यक है वो करें, तन मन से करें, ईमानदारी से करें, बंधुभाव के भावना के साथ करें और समता का लक्ष्य प्राप्त करें। इस देश को एक और अखंड रखना है लंबे समय तक, तो ये चीज़ लाना बहुत आवश्यक है। उसके बिना हम अपने इस देश को भी ज़्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रह पाएंगे और देश की में उत्पन्न हो रही समस्याओं से भी हम नहीं निपट पाएंगे, उनको समाप्त नहीं कर पाएंगे। मेरे दादाजी और पिताजी आयुर्वेद के जानकार रहे हैं, तो मैं रोग के लक्षणों के इलाज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, रोग के कारणों के इलाज पे ज़्यादा प्रयास करता हूँ और ज़्यादा जोर देता हूँ। तो मैं इस सर्वोच्च सदन के माध्यम से मैं राजस्थान की जनता को निवेदन करना चाहता हूँ, हम ये पक्ष और वो पक्ष दोनों इस बंधुभाव के आधार को लेकर आगे बढ़ते हुए समता के लक्ष्य को प्राप्त करें, किसी प्रकार की खाई दूरी बीच में नहीं रह जाए, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करें। यह अपील करते हुए या निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।